हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब यूपीएससी में। तो हमारे इस एनसीईआरटी के सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और हम लोग जो है अपने इस बुक के सेकंड लास्ट चैप्टर आज कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव। ठीक है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपका इकोलॉजी का इन्वायरमेंट का जो है सेगमेंट है। इसमें इकोसिस्टम आपको कुछ हद तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसका नोट्स प्रॉपर बनाएंगे। नोट्स में आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई नीड नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं तो आपको इस यहाँ पे पूरे के पूरे अच्छे से प्रॉपर नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात और, अगर आपको आपके भाई का कंटेंट और जो है कॉन्सेप्ट बेहतर लग रहा है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियोस को देखिए, और अगर कंटेंट और कॉन्सेप्ट बेहतर लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, और पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और आप मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। ये काम करने में शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 मिनट का भी समय नहीं जाने वाला, लेकिन आप कर देते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छा फील होगा, और मुझे लगेगा कि जो मैं कर रहा हूँ एकदम सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ और लोगों तक तो इसका जो है बेनिफिट पहुँच रहा है। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आते हैं चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशंस क्या है, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का कहने का तात्पर्य यही होता है जो मानव के सहयोग के बिना जो वनस्पति उपजे, जो स्थानीय मृदा, स्थानीय जलवायु के माध्यम से नेचुरली, यानी कि जिसमें मानव का कोई सहयोग ना हो, उसे ही हम कहते हैं नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। देखो, वैसे अगर कहें तो हम लोग फसल लगाते हैं, धान, गेहूं, मक्का, तोरी, सरसों, ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, क्योंकि इसको उपजाने में हम मनुष्यों का जो है इसमें सहयोग लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें, उसी गेहूं में अगर घास उपज रहा है, वो क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, वो क्या है, प्राकृतिक है। वहीं अगर बात करें वन्य प्राणी की, वन्य जीव की, तो ये जो है इसी प्राकृतिक वनस्पति में रहने वाले प्राकृतिक चीज़ हैं, जो मानव के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। ओके, बाकी विस्तार जानेंगे इस पूरे चैप्टर में, बट हम आपको यहाँ पे इसके कुछ हेडिंग्स को बताने का जो है कार्य किया। राइट, तो अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़ चलिए कंटिन्यू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक प्यारी सी ज्योग्राफिकल दुनिया में। आपका भारत जो है, आपका, मेरा, यानी कि हमारा, ये कह रहा है कि हमारा भारत जो है, हमारा देश भारत विश्व के 12, ठीक है, जैविक विविधता वाले देशों में से एक है। अब ये 12 जैविक विविधता क्या होता है, जैसे कि स्तनधारी, ठीक है, ये 12 प्रकार के सेल, उर्वरक, ये सारे 12 विविधता जो हैं हमारे भारत में पाए जाते हैं, और इससे परिपूर्ण जो है हमारा ये प्यारा भारत महान है। ओके, हम इसे ऐसे ही महान भारत नहीं कहते, इसके पीछे बहुत तो सारा जो है कारण है। ठीक है, फिर कह रहा है कि लगभग 47,000 विभिन्न प्रजाति के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व के 10वें स्थान पर और एशिया के 4थे स्थान पर जो है आपको देखने को मिलता है। पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे इस पृथ्वी पर जितने भी आपके देश, महादेश जो हैं, उसमें ये 10वें स्थान पे जो है आपको आता है। लेकिन अगर वहीं हम एशिया की बात करें तो एशिया में ये 4थे स्थान पे आपको देखने को मिलता है। ओके, तो अच्छा है, आपको समझ में आ रहा है कि भारत है क्या।
ज्योग्राफिकल व्यू दे रहा हूं। ओके, अब अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। कितने? कम नहीं, 15,000 की बात है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी वर्ल्ड में हमारे पौधे हैं 100% में से 6% जो है हमारा भारत के अंतर्गत पाया जाता है, और बेहद ही ये एक बेहद देता है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल जैसे एल्गी कहते हैं, तथा कवक जो है फंगाइस भी पाए जाते हैं। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर, कितने? 90,000 जातियों के जानवर एवं विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे एवं समुद्री पानी में पाई जाती हैं। ओके, तो ये है आपका भारत, और ये है इन्वायरमेंट का सेगमेंट। ठीक है, थोड़ा सा बेहतर पढ़ेंगे तो अगर आप आगे चल करके इन्वायरमेंट वाले चैप्टर, इन्वायरमेंट का बुक अगर उठाएंगे तो यहाँ से बेसिक आपका बहुत बेहतर और एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आप जाओगे और आप एक बेहतर ज्ञान को अर्जित कर पाओगे, और ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना पड़ेगा स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करने में और स्टैंडर्ड बुकों को समझने में। बात करें तो ये नेचुरल जो वेजिटेशन से प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है, वास्तव में इसका अर्थ क्या है, वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है? तो कह रहा है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो। सॉरी डियर, क्या कह रहा है कि वनस्पति जो है का वह भाग, वह पार्ट्स जो कि मनुष्य की सहायता के बिना, यानी कि जिसमें मनुष्य का कोई योगदान ना हो, और वह जो है क्या हो, वह जो है आपका पैदा हो, माने उसका उत्पादन हो, यानी कि वो उपजे और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव ना पड़ता, इसे ही अपक्षय वनस्पति कहते हैं, या प्राकृतिक वनस्पति हम आप कहते हैं। यही है। अतः कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें जो है आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका फल, आपका बागान, आपका वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया कि अगर आप कृषिकृत फसलों को आप समझोगे कि ये प्राकृतिक वनस्पति हैं, तो ये यथा संभव नहीं है। ये वनस्पति तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, ये मानव के सहयोग से है, मानव निर्मित भी नहीं है। अच्छा, बात करें तो वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे देशज कहते हैं। आप अगर हिंदी ग्रामर पढ़ोगे तो इसमें जो है सब अर्थ जो होते हैं, 4 शब्द जो होते हैं 4 प्रकार के। एक तो होता है देशज और एक विदेशज होता है। देशज कहने का तात्पर्य यही है, देशज कहने का भाव यही है कि आपके अपने देश का, आपके अपने मिट्टी का जो उपजा हुआ पेड़ पौधे हैं उसे देशज कहते हैं। और देशज शब्द की बात करें तो जैसे कि आप अपने भारत में लोटा कहते हो, कुदाल कहते हो, राइट, कढ़ाई कहते हो, ये सब क्या है? आपके देसी भाषा है। देसी भाषा समझ रहे हो ना? देशज, अपने देश की भाषा, अपने मिट्टी की भाषा। और वहीं विदेशज की भाषा बात करें तो विदेशी, यानी कि बाहर से जो चीजें, जैसे कि हॉस्पिटल, ओके, मोबाइल फोन, पेन, ये सारी चीजें। ओके, चलो, तो ये भी वही है जो हमारे देश के अंतर्गत, हमारे देश में हमारे अपने मिट्टी से उपजा हुआ जो पौधे हैं, जो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हमारे भारत के एरिया में ही है, उसे हम क्या कहेंगे? देशज कहते हैं। और अगर वहीं बाहर से आकर के भी यहाँ पे लगा है, उसे देशज पौधे हम कहेंगे। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से आपको यह देखने को मिलता है। बात करें तो वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है।
ये कह रहा है कि जो वनस्पति है तथा वन्य प्राणी जो है, जो विविधता आपको देखने को मिलता है, जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, इसके कुछ कारण हैं जो कि आज आपको ये प्यारा एनसीईआरटी आप तक लेकर आएगा और आपको बताएगा मेरे माध्यम से, राइट। अब देखो, पहला जो है आपका आएगा यहाँ पे धरातल। हाँ, क्या आएगा? धरातल। और धरातल में भी आएगा आपका सबसे पहले आपका भूभाग, राइट। देखो, उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है, ये तो आप भी जानते हो। हमारा उत्तरी मैदान वाला जो क्षेत्र है, जो मैं आपको बताया हूं जब हम पढ़ा रहे थे इंडियन फीचर्स के बारे में, यानी कि भारतीय स्वरूप के बारे में, तो वहां पे पूरी डिटेल हम एक्सप्लेन की है कि जो उपजाऊ जमीन है, उत्तरी मैदान जो है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, और आखिर इसके बगल में जो आपका हिमालय है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। मेरे भैया ध्यान से सुनना, जब यूनिवर्स जो है ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें आपको विद्यमान थे, ठीक है, और एक एक करके सबका निर्माण हुआ है, ना कि यूनिवर्स के ओरिजिन के बाद ये एक पैक जो है टपक पड़ा है, नहीं। इसको बनने में टाइम लगा है, समय लगा है, तब जाकर के ये अपने आप में एक परिपूर्ण हुआ है, राइट। अब यही कह रहा है कि उबड़ तथा असमतल भूमि पर जंगल तथा घास के मैदान है। जो उबड़ है, उबड़ समझते हो, हमारे निजी लैंग्वेज में उबड़ खाबड़ बोलते हैं। उबड़ मतलब यही है मेरे भाई कि ऐसा जो सतह जो है कुछ इस प्रकार से, यानी कि समतल ना हो, क्या हो, एक सरफेस जो है ना समतल ना हो, उसे उबड़ कहते हैं। कहीं पे गड्ढा हो, कहीं पे ऊंचा हो, कहीं पे फिर गड्ढा हो, फिर ऊंचा हो, फिर ऊंचा हो, फिर गड्ढा हो, यानी कि लेवलिंग ना किया हो, ठीक है। तो कह रहे कि भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान जो है होते हैं इसी प्रकार के, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। और यही चीज है जहां पे वन्य प्राणी जो है अपना आश्रय लेते हैं। भैया अगर आप गेहूं बो रहे हो, आप धान बो रहे हो, आप उड़द का दाल बो रहे हो, तो क्या आप इन वन्य प्राणियों का आश्रय दोगे उसमें? क्या आप आश्रय दोगे? कहोगे कि नहीं, ऐसे कैसे, वो तो मैं अपने लिए ना उगा रहा हूं, तो उसमें उसको आश्रय कैसे दे सकते हैं? वो तो मेरा अपना खेत है, वो तो मेरा अपना प्रॉपर्टी है, फिर मैं उसमें उसको आश्रय कैसे दे दूं? ठीक, तो यही जो जगह होती है जहां पे ये समतल भूमि नहीं होते हैं, यहाँ पे ये जब जंगल बन जाते हैं, घास मैदान हो जाता है, तो वहां पे ये आश्रय लेते हैं, अपने रहन सहन की क्रियाकलाप करते हैं। सेकेंड हमारा आता है मृदा। अब बात करें वहीं कि विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जो है आपको मृदा देखने को मिलता है, जो विविध प्रकार की वनस्पतियां का आधार है। आपको जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारे भाई जो आ रहे होंगे, उनको भली भांति इससे परिचित होंगे कि आपका जो खेती है वहाँ की मृदा, यानी कि वहाँ की मिट्टी पे भी डिपेंड करता है, उस पे भी आधारित रहता है। अच्छा मिट्टी होता है तो फसल जो है अच्छे मात्रा में उपजता है, राइट। अगर नहीं रहता है तो अच्छी मात्रा में फसल नहीं उपजता है, ठीक है। और वही बात करें तो मरुस्थल की बुआई, ठीक है, बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां, ठीक है, तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, राइट। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? कह रहा है कि मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां, ओके, तथा नदियों के डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वहां पे पर्णपाती वन। अब पर्णपाती वन क्या होता है भैया, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, राइट। तो पर्वतों की ढाल में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वर्ण पाए जाते हैं। देखो, एकदम भारत भ्रमण आपको करा रहे हैं हम, ठीक है। अब सेकंड आपको देखने को मिलेगा आपका प्यारा सा जलवायु, जो कि इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग अच्छे से कवर की हैं कि क्लाइमेट है क्या, मानसून है क्या, वेदर है क्या, और इनमें डिफरेंस क्या है। कि ये है ना, अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहे हैं तो आप जान रहे होंगे कि आपको हम क्या चीज़ दे रहे हैं और कैसा कंटेंट दे रहे हैं, और आप उसे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो जलवायु में भी आपका आएगा सबसे पहले टेम्परेचर,
तापमान कह रहा है कि हिमालय पर्वत की ढालों तथा प्रायद्वीपीय की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने में प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। अब ये कौन करता है? ये टेम्परेचर करता है, ये तापमान करता है। इस प्रकार से कह रहा है कि हिमालय पर्वत की ढालों तथा प्रायद्वीपीय की पहाड़ियों पर जब 915 मीटर की ऊंचाई से अगर आप ऊपर तापमान में गिरावट जब आता है तो वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित कर देती है। और जब ये प्रभावित करता है तो करता क्या है? इसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित कर देती है। ओके, सेकंड है हमारा सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ये कह रहा है सनलाइट मेजर पॉइंट है, मेजर फैक्टर्स है। ठीक है, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश जो है का समय उस स्थान के अक्षांश और समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतुओं पर निर्भर करता है। अगर किसी भी जगह, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का जो समय है उस स्थान के अक्षांश और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई और तथा जो सीजन्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि सनलाइट कैसे आएगा और किस मात्रा में आएगा और क्या उसे प्राप्त होगा। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतुओं में जल्दी बढ़ते हैं। ओके, फिर सेकंड आता है आपका वर्षण, जो कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वर्ण पाए जाते हैं। ये तो आप भी जानते हो, इसमें कुछ बहुत बड़ा एनसीईआरटी काम नहीं कर दिया प्यारे आपको बताकर, ये तो आप जानते हो। लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट है, जो कंटिन्यूटी है, वो सबको मेंटेन करना पड़ता है। अब कह रहा है कि वर्ण नवीनीकरण योग संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका जो है ये आपको निभाता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से सुनना, ये स्थानीय जलवायु और मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार पर तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ठीक है, ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म मिलता है। अब ये जीवाश्म है क्या बाबू? आप जानते हो। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हो, आप नहीं समझते हो, आप इस यहाँ तक बच्चे हो, मतलब पूरा सा। ठीक है, एकदम नन्हा मुन्ना गोलू मोलू होलू नहीं हो आप। ठीक है, आप सब जानते हो, राइट? तो भैया आगे की ओर हम कंटिन्यू करें अपने सेशन को। बिल्कुल, चलो अब देखो, आपको मैं बताने जा रहा हूं एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट, राइट? अब ये इकोसिस्टम है, थोड़ा सा तो ध्यान दोगे तब जाकर के समझ में आएगा, तब जाकर के आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, तब जाकर के एकदम आनंद की अनुभूति करोगे। अब इकोसिस्टम की बात करें जिसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। देखो, किसी क्षेत्र के पादपों की प्रकृति काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवों को प्रभावित करती है। भैया लाइन को ध्यान से सुनोगे तो कुछ तो समझ में आया होगा, नहीं आया? मेरा बात ध्यान से फिर सुनो। कह रहा है ये कि किसी क्षेत्र के पादपों की प्राकृतिक जो काफी हद तक उस क्षेत्र के प्राणी जीवों को प्रभावित करती है। जो किसी क्षेत्र का पादप की प्राकृतिक है वो वन्य प्राणी जीवन को काफी हद तक प्रभावित करती है। किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं। अर्थात
किसी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में, पादप पेड़ पौधे, प्राणी जीव जंतु, गाय भैंस बकरी शेर, पादप क्या होगा, आम का पेड़, ये सारी चीजें समझ रहे हो ना। अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, किससे, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट से। और हाँ, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और यही जो है मिलकर के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अब मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। भैया एकदम प्यारा सा ये शब्द है आपके लिए, और अगर आप यूपीएससी का एस्पिरेंट्स हैं तो ऐसे ऐसे शब्द को ढूंढिए और ढूंढकर इसका मीनिंग समझने का कोशिश कीजिए, तब जाकर के आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो फिर यूपीएससी में डीएम बनना और एएसपी बनना बहुत छोटा बात तो नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, तो करना आरंभ कीजिए। अब देखिए, धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल इकोसिस्टम को जियोम यानी कि बायोम कहते हैं। बायोम की पहचान पादप पर आधारित होता है। देखो, यहाँ पे एनसीईआरटी आपको डीप नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको डीपली समझा सकता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहाँ से जो चीज़ें मिल रही है, पहले बेसिक के रूप में वहाँ से गेन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एकदम अच्छे से एडवांस लेवल तक लेकर चलूँगा। ठीक है, अब इसके कुछ प्रकार देखते हैं, इसके कुछ टाइप्स देखते हैं। ठीक है, इसके कुछ टाइप देखते हैं। देखो, हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जो है प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय वर्षण बल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। अब ये ट्रॉपिकल एरियाज क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या है इनकी जो है डिस्टेंस है, यानी कि A to Z। भैया मेरे A to Z प्यारे, हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताना पड़ेगा। अगर बताना पड़ रहा है तो प्लीज़ अपने हाथ को उठाओ और अपने कान के पास लेकर जाओ और एकदम चटाक से मार लो, और फिर अपने आप पे एक बार शर्म कर लेना बस। अब देखो, कह रहा है कि ये वर्ण जो है पश्चिमी घाटों की अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कि असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट पर सीमित होती हैं। बताओ भैया, ये तो बता ही दिया आपको। तो एकदम कितना सिस्टमैटिक ढंग से आपको एनसीईआरटी आपके ऊंचाइयों को, आपकी बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद कर रहा है। अगर इसको ही देखकर, इस एक प्यारे सी बुक को देखकर अपने आप में ऐसा स्वभाव ला लेते हो, तो क्या बताओ आपको गोल की अचीव करने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा मेंटेन कितने लोग करेंगे? 1%। और 99% कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे तो नहीं होता है। अब देखो, ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। समझिएगा बात को ध्यान से। ये कह रहा है कि ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। ओके, अब भैया ध्यान से सुनो। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस वन में जो है वृक्ष जो है 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, लेकिन इससे कम तो नहीं होते। अब बात करें तो चूंकि ये क्षेत्र ये पूरे वर्ष भर यानी कि 365 दिन गर्म और आर्द्र रहते हैं, अतः यह वर्ण साल भर
हरे भरे लगते हैं। ओके, चलो अब अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये पूरा का पूरा सेशन आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व जो है कि कुछ वृक्ष जो है आबनूस है, जिसे एबोनी, दूसरा है महोगनी, ठीक है, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ठीक है, ये आपके व्यापारिक इंपॉर्टेंट्स हैं। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर जो हैं हाथी, बंदर, लैमोर और प्यारा हिरण देखने को आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक सिंह वाले गैंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार की पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाली जीव भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रहा, आपका पूरा का पूरा फैक्ट्स रहा, आपका पूरा का पूरा टॉपिक रहा। बाकी आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। सेकंड हमारा आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। कौन? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन्हें भाई मानसूनी वन भी कहते हैं। किसको? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और एक मानसूनी से हमें याद आया कि क्या भारत हमारा मानसूनी जलवायु को फॉलो करता है? क्या हमारा भारत मानसूनी जलवायु है? मुझे कमेंट में या तो आप यस लिख देना या तो आप नो लिख देना। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको जो सही लगे आप मुझे बताना। क्या मैं जो कथन बोला आपको, क्या ये रॉन्ग है या राइट है, ये मुझे बताना, मतलब बता देना। ठीक है, कमेंट करना। मैं उम्मीद करूंगा कि आप करोगे और मेरे उम्मीद को तोड़ना मत भैया, दुखी होते हैं हम। अब देखो ध्यान से, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, और इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतुओं में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती है। 6 से 8 सप्ताह यानी कि 7 42 और 8 सत्ते 56, 42 से 56 दिनों के लिए, यानी कि अप्रॉक्स हम बात करें तो 2 महीने के अराउंड जो है ये पत्ते को गिराते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। किसके? आर्द्र एवं शुष्क पर्णपाती वनों में जल की उपलब्धि के बेस पे। इनमें से आर्द्र या नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपात प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्व ढालों में पाए जाते हैं। ओके, चलो बेहतर समझ रहे हो? एकदम बेहतर समझना और समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर यही बात कि पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। कौन? ये सागौन जो है बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत के वृक्ष व्यापारिक इंपॉर्टेंस वाली प्रजातियां हैं। ये सब जो मैंने बताया ये व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। वहीं बात करें तो शुष्क पर्णपाती उन वन जो है उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां वर्षा जो है 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अच्छा देखो, ये वन जो है प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वाले क्षेत्रों यानी कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में ये जो है पाए जाते हैं। देखो बात करें तो विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः जो है सागौन, साल, पीपल तथा नीम के वृक्ष जो हैं यहाँ पे उगते हैं।
विस्तृत कहने का मतलब है कि मानते हैं कि ये एरिया है इसका, और इस एरिया के इतने भाग तक अप्रॉक्स यही सारी चीज़ आपको देखने को मिलते हैं। फिर कह रहा है कि इन क्षेत्रों के जो है बहुत बड़े भाग कृषि कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिया गया है। देखो भैया, वन को भी नष्ट करके अपने कृषि के लिए, यानी कि मानव इतना स्वार्थी है, मुझे लगता है कि इसके इतना स्वार्थी कुछ नहीं हो सकता भैया। ठीक है, चलो फिर कोई बात नहीं, प्राकृतिक ने दिया ही इसलिए, लेकिन उसको मेंटेन करना रहता है, उसमें एक बैलेंस बनाकर रखना होता है। अगर प्रकृति के कुछ चीज़ों का आप यूज कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसका दोगुना जो है आप उसे दे दीजिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे। नहीं तो फिर भुगतेगा कौन? आप, हम और ये सभी प्राणी जो इस पृथ्वी पे विद्यमान है। फिर है कि इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्रायः शेर, सूअर, हिरण और हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ें। चलो बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, देखते हैं कि क्या है, इस चीज़ों को समझो। ओके, चलो अब ध्यान से देखो। थर्ड है कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। ठीक है, अब देखो जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से, ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ प्राकृतिक वनस्पतियों में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ओके, अब कह रहा है कि इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तर पश्चिम भागों में ओके पाई जाती हैं, जिन्हें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल हैं। ओके, वेरी गुड। अब कह रहा है कि आकाशिया खजूर, पाम और यूफोरबिया तथा नागफनी जैसे कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियां जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। देखो कह रहा है कि इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं और इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियां प्रायः छोटी होती हैं, जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके। ठीक है, चलिए अब हम आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। आगे हम आपको यही बताएंगे कि शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्रायः जो है आपका चूहा, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, शेर आपका रहेगा, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और भैया ऊंट पाए जाते हैं। ओके, प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक कर दो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से वाले बेल आइकन को दबा दो ताकि टन बच जाए। ओके, बाकी चलो आगे की ओर हम आपको लेकर चलते हैं और एकदम आनंद दिलाते हैं आपको। ठीक है, अब 4 नंबर है भैया, ध्यान से सुनना, कि पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, अब देखो पर्वतीय वन में जो है टेम्परेचर जो है की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर, ये आप तो जानते हो, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस पिक्चर्स को अच्छे से देखोगे और इसको समझने का कोशिश करोगे तो भली भांति समझ जाओगे, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्ष की प्रधानता होती है। ठीक है, 1500 से 3000 की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जो है आपको यहाँ जो है शंकुधारी वृक्ष जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्रुप्स, सीडर।
वे वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढालों, दक्षिणी और पूर्व उत्तर पूर्व वनों के अधिक ऊंचे वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर क्रमशः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, अगर आप यहाँ तक समझ गए तो इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लो, बेहतर फील होगा, अच्छे से समझ पाओगे। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन तथा घास के मैदान का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। ठीक है, अब सिल्वर फर जूनिफर पाइन वृक्ष इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप के बाद वे अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। ओके, अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचड़, घास, टुंडा वनस्पति एक आपका भाग है, एक आपका पार्ट्स है। इनका उपयोग जो है, आपको बता दें कि गुज्जर तथा बकरवाल, ठीक है, जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। पशुचारण क्या होता है आपको बता चुके हैं। ओके, इन वनों में प्रायः जो है काश्मीर महामृग, ठीक है, सॉरी कश्मीरी, ओके, चितारा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश प्यारा सा, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी और रिछ और आई बैक्स, कहीं कहीं लाल पंडा, घने बालों वाले भेड़ तथा बकरियां जो है आपको देखने को मिलती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा चीज़ें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आप समझते चलो, आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको कहीं से भी कुछ दिक्कत फील नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा। अब पांचवा है मैंग्रोव वन। ओके, अब देखो यह वनस्पति जो है तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भट्टा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति। मैंग्रोव वन जो है ये कह रहा है, घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। ठीक है, देखो पिक्चर में देखना, मैं आपको जो कंटेंट बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके लिए कुछ डायग्राम्स भी लेकर आया हूँ साथ में। मेरा एक भी ऐसा स्लाइड ना हो कि आपको उसमें डायग्राम ना दिखे, राइट। अब देखो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी नदियां के डेल्टा भाग में यह वनस्पति आपको देखने को मिलती है। ठीक है, देखो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है आपके चल रहे हैं, जिनसे मजबूत लकड़ियां प्राप्त होती है, जैसे नारियल, ताड़, कयोड़ा व इंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। अच्छा देखो, इन क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है और इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इस जंगल में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप इसके बारे में जान गए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ प्यारा सा औषधीय पादप, मेडिसिनल प्लांट्स। देखो आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 से निरंतर प्रयोग में आते हैं। 500 तक ही प्रयोग में आते हैं, वर्णन है कितने, 2000 का। भैया 1500 का क्या यूज है? हाँ, 1500 का क्या यूज है, मुझे बताना कमेंट में। देखो विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का कगार है, खतरा है। भारत में प्रायः औषधियों के लिए प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप, जैसे कि सर्पगंधा, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है।
जामुन। पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक हैं और इसमें पाचन शक्ति के भी कुछ गुण हैं। बीज का बना हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायक करता है। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, राइट, डायबिटीज़ में जो है ये सहायता करता है। अब एक है आपका ये जो है अर्जुन है अर्जुन। पत्तों का रस कान के दर्द के इलाज के लिए सहायता करता है। यह रक्तचाप के नियमित के लिए भी लाभदायक है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेडिसिन की भी जानकारी दे रहा हूँ। बबूल की बात करें तो इसके पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक है। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी जो सबसे शुद्ध माना जाता है जुखाम और खांसी की दवाओं के लिए जो बहुत लाभदायक है। कचनार का जो पेड़ होता है फोड़ा यानी कि अल्सर व दाग रोगों के लिए जो है कचनार का पेड़ जो है बेहद इम्पॉर्टेंट होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है, बेहद लाभदायक होता है। भाई अब जानते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि वन्य प्राणी की। भारत में जीवों की संख्या जो है 90,000 प्रजातियां मिलती है। देश में 2000 से अधिक पक्षियां प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवरों भी पाए जाते हैं। ये कह रहा है कि स्तनधारी जानवर में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। ओके, एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर है जो पश्चिम बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल के में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ ये मैं दिखा रहा हूँ एकदम खूंखार चीज जो आपको और मुझे भी खा सकता है, मुझे भी मार सकता है। ये राजा है भाई, कुछ भी कर सकता है। कब? जब इसके एरियाज में जाओगे। देखो, भारतीय भैंसा नीलगाय जानते हो ना, बहुत तबाह करता है गांव वाले ग्रामीण क्षेत्रों में फसल को। चौसिंघा, छोटा मृग जिसे गैजल्स तथा विभिन्न प्रजातियां वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं, राइट। अब देखो, ये बंदरों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। याद रखना, ये है हमारा भारत की महानता, राइट, जहाँ दोनों को एक साथ रख देता है। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है, ठीक है। और वहीं बात करें तो बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी आता है। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींगों वाले बैलों जैसे जीवों का जीव है जिसका भार लगभग 1 टन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अब आगे की स्लाइड में चलते हैं, आप अगले स्लाइड को देखते हैं। बस थोड़ा सा और है, उसके बाद आप फ्री हो जाना, मैं भी फ्री हो जाऊंगा। ओके, चलो देखो, तिब्बतीय बारहसिंघा भरल यानी कि नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग, ठीक है, तिब्बती जंगली गधे को कियांग कहते हैं, भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पंडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। देखो, नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व के केवल भारत में पाया जाता है। यह है हमारा भारत, ठीक है। मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षियां प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। भारत
तो जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया। दोनों स्लाइड सेम है, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। ये बात 100% सही है। 100% के अलावा इसे आप जो है 100% क्यों मानो, 100% नहीं 1000% बात के सत्य है। देखो, लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीव प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। देखो, केमिकल, रासायनिक और औद्योगिक अविष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों का अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का कारण बनता है, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, समझिएगा बात को समझ रहे हैं ना? चलो, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ समझने का कोशिश करें। ठीक है, नहीं समझिएगा कैसे चलेगा भाई? जीवन तो चलाना है। जीवन क्या? सक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। हमें क्या है? जीवन में सफलता पाना है। तो बस ये हमारा सेकंड लास्ट स्लाइड है। नहीं, सेकंड लास्ट नहीं है, मतलब लास्ट थर्ड स्लाइड है, राइट। अब देखो, अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। हाँ, और ध्यान से सुनना बातों को, ध्यान से, इत्मीनान से। देश में 18 जीव मंडल निचय, ठीक है, स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नागरिक, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल और पंचमढ़ी, कमर, ठीक है, अमरकंटक, अगस्त्यामालाई और आपका कंचनजंगा और पन्ना की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की जाती है। अब ये जीवमंडल निश्चय क्या है, राइट? आपके मन में ये क्वेश्चंस तो आ रहे होंगे। सॉरी डियर, क्षमा चाहिए, क्षमा करेंगे आप, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, बट चलिए। अब देखो, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई। अब शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण और भारतीय भैंस संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। ओके, और 106 नेशनल पार्क्स, राइट, और 567 वन्य प्राणी अभ्यारण्य, यानी कि जनवरी 2023 तक जो है ये है। आगे आप अपडेट कर सकते हैं या मैं अपडेट कर दूंगा। और कई राष्ट्रीय चिड़ियाघर जो है आपको यहाँ देखने को मिला। देखो, करंट की चीज़ों में अपडेट करना बेहद होता है। मैं बात करूँ तो इस स्लाइड के माध्यम से हम अपने और चैनल्स पे क्लास लिए थे पहले, तो इसलिए ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अप्रवासी पक्षी, ठीक है, इसके बारे में भारत में कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। कहाँ? अपने भारत। इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, ठीक है। जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लैमिंगो हजारों की संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर बनाकर उन्हें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। हाँ, चलो अब आओ, ये है हमारा लास्ट। ये जो चीज़ें मैं बताया हूँ आरक्षित क्षेत्र हैं, ये आपको देख लेना है, जो कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, और लर्न कर लेना है। ठीक है, करेंट
स्टैटिक्स पोर्शन है। ठीक है, तो शायद मुझे उम्मीद है भैया आपको सारी चीज़ें समझ में आई है, और समझ में आई है तो आप अपने भाई को एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करोगे। नहीं करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आपको कंटेंट हाँ और कॉन्सेप्ट बेहतर लगा हो तो कंजूसी मत करना, भाई को कुछ तो कुछ दे देना। ठीक है, तो बस आज के लिए हम यहीं अपने लेक्चर्स को विराम देते हैं, और आप सभी को थैंक यू और इस वीडियोस को देखने के लिए, आपको मुझे इतना प्यार देने के लिए और हमसे अब प्यार पाने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो मैं कहा हूँ उसे भूलिएगा नहीं और उसे मिस मत कीजिएगा। चलिए थैंक यू और जय हिंद, बाबा डियर। तो फिर मिलते हैं अपने अगले स्लाइड पे, अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले चैप्टर के साथ। टेक केयर, बाय बाय।